हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को एसपीसी के पार्ट 6 वीडियो के में किस तरह से हम एसपीसी को एक्सेल फॉर्मेट में या उसके प्रोसेस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, बिल्कुल हिंदी में, जो कि मैंने आपको आगे सारी वीडियो जो भी हैं एसपीसी के वो आपको अच्छी तरीके से समझा रखा हूँ। तो चलिए समझते हैं कि एसपीसी को फॉर्मेट या एक्सेल में किस तरीके से बनाते हैं या उसकी एनालिसिस या स्टडी किस तरीके से करते हैं उसको जानेंगे, और उसके प्रोसेस क्या हो सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। एसपीसी करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मेज़रमेंट मेथड है वो क्या लेना है, या फिर हमें किस कंट्रोल चार्ट की बात करनी है कि जो हमारा मेथड हो, ताकि वो इजीली जज हो पाए कि हमको किस टाइप के स्टडी करने हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा यही हो गया कि डिटरमाइन है ना अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, क्या हमें मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर यूज़ कर रहे हैं या फिर गो नो गो यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का मेथड है और उसको किस तरीके से सिलेक्शन करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उसके बाद क्या हमारा उसके बाद है हमारा स्टेप 2 में डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ फॉर स्टडी। टाइम पीरियड मतलब यहाँ बताना चाह रहा है कि जो भी आप स्टडी करोगे, तो स्टडी करते वक्त जो आप डाटा कलेक्शन करोगे या फिर डाटा लोगे, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो एसपीसी के अंदर वो पर डे के अनुसार कर रहे हो, ये एक पीरियोडिकली टाइम होना चाहिए। कहीं पे कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन कम से कम बोलते हैं कि अगर आप शॉर्टर टाइम पीरियड से के लिए आप एसपीसी कर रहे हो तो 15 मिनट लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो 1 डे या फिर 2 डेज़ या फिर आवर के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हर एक पीरियोडिक टाइम होना चाहिए, मतलब 1 डे के बाद नेक्स्ट 1 डे ही आना चाहिए, या फिर पर 15 मिनट पे 1 to 2 डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम फर्स्ट डाटा कलेक्ट किए कि 15 मिनट में, अगला डाटा किए 25 मिनट में, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेप 2 में आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। स्टेप 3 में हमारा है कि जो कलेक्शन और डाटा और फिल द डिटेल्स फॉर मतलब आप डाटा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कलेक्ट करो और उसके एसपीसी के फॉर्मेट में पुट करो। वो आगे मैं आप लोगों को सारे बताऊंगा, तो आप लोगों को बस खाली इस तरह रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आगे हम जो करेंगे उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी। फोर्थ में हम उसके बाद क्या स्टेप्स होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसके बाद जो चार्ट्स बनेंगे या फिर जो चार्ट्स प्रिपेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो डाटा के अकॉर्डिंग, तो उस डाटा में हम चेक करें कि हमारा जो आउट ऑफ कंट्रोल डाटा पॉइंट्स होते हैं या फिर जो कंट्रोल में है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं वो किसी स्पेशल काउज या कोई ज़्यादा मतलब मेजर डिफेक्टेड वाला एरिया ना हो, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पे रिकलेक्ट करके दोबारा से सैम्पलिंग ले करके उसको ईजिली रिमूव करके हम अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरीके में कैपेबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ और कंट्रोल चार्ट्स। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो आउट ऑफ कंट्रोल डाटा पॉइंट्स होंगे उसको हम चेक करेंगे कि किस टाइप का हमारा प्रोसेस चल रहा है। वो मैं आप लोग को इंटरप्रिटेशन आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी। सो कंटिन्यू समझते हैं आगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें कहीं स्पेशल काउजेज मिल रहे हैं तो उसको करेक्ट करना है, करेक्ट करके उसको फिर से स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद हमारा जो CPK का वैल्यू आ रहा है हम उससे अपने प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, और हमारा सब ओके चल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करके रखेंगे और फॉर आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे, ताकि वो हमारा कंट्रोल और नॉट कंट्रोल में है, किस तरीके का वर्किंग चल रहा है, क्या हमारा प्रोसेस है, हम उसको एनालाइज कर पाएँ। तो इन बेसिक स्टेप्स के थ्रू हम आपको एग्जांपल के थ्रू आज मैं बताता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली फॉर्मेट में कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में फिल करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इंटरप्रिटेशन कंट्रोल चार्ट्स के लिए हम जो करते हैं उसके लिए हम बेसिक में क्या ध्यान रखेंगे कि पहला हमारा जो भी प्रिपरेटरी स्टेप्स होगा, सब ग्रुप साइज क्या होना चाहिए, मतलब हम कितने डाटा को कलेक्ट करेंगे या किस टाइप के डाटा को कलेक्ट करेंगे।
ठीक है, तो पहला हम देखेंगे रेशनल सब ग्रुप्स। मतलब जो भी हमारा रेशनल सब ग्रुप्स वो होना चाहिए कि अगर हम 1 टाइम या 2 टाइम या जितने भी टाइम हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके जो कंडीशंस हो वो इक्वल हो, मतलब सेम कंडीशंस पे ही डाटा कलेक्ट हो। ये नहीं कि एक टाइम में, मतलब कंडीशन रेशनल सब ग्रुप्स का मतलब यहाँ हो रहा है कि आपका जो सब ग्रुप है वो एक कंडीशन में एक जैसा ही होना चाहिए, नेक्स्ट कंडीशन में सेम, नेक्स्ट डाटा कलेक्शन में भी वो सेम कंडीशन होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए हम दूसरे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम फर्स्ट पैरामीटर को कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि हमने 200 डिग्री दिया, ठीक है। अब हम उसी मशीन पे जा कर के हम दूसरे टाइम 2 सेकेंड टाइम्स को डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर हमने 200 डिग्री की जगह पर 300 डिग्री कर दिया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज कर दिए हम, मतलब कंडीशन चेंज कर दिए, तो वो रेशनल सब ग्रुप्स में नहीं आएगी। रेशनल सब ग्रुप्स का कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप वो ऐसा सब ग्रुप को चुनिए जो आपको, जो डाटा कलेक्ट कीजिए, जो ऑल टाइम्स कंडीशंस सब कुछ सेम हो, ताकि आपको एनालाइज करने में और आपको प्रोसेस स्टडी में ईजिली गाइडलाइन मिल सके और आपको पता चल सके कि क्या प्रोसेस कंट्रोल है या नॉट कंट्रोल्ड है, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ सब ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि ओवर ए टाइम पीरियड स्पॉम, मान लीजिए कि आप इनिशियल स्टडी कर रहे हैं तो शॉर्टर टाइम इंटरवल आपको लेना है 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा कम क्या लीजिएगा कि 15 मिनट्स के बाद आप हाफ एन आवर ले सकते हैं, 1 आवर 2 आवर्स ले सकते हैं। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी उसकी रिपीट होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है कि सिलेक्शन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या लेना है। फॉर इनिशियल स्टडी के लिए माना जाता है कि आप जितना ज़्यादा डाटा लेंगे उतनी अच्छी आपको प्रोसेस का एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा। तो आप बेसिकली 22 जैसा कि दिया गया है स्टैंडर्ड्स में कि 100 इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ले सकते हैं, यानी 20 सब ग्रुप्स फॉर कॉलम्स ये वेरी रो के लिए ले सकते हैं, और नहीं तो जनरली 25 सब ग्रुप्स मानते हैं, ऐसे 20 में भी शॉर्टर टाइम के लिए एनालाइज करने में काफ़ी है। तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 इंडिविजुअल मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर डाटा आपको कितना लेना है, 100 मिनिमम, ताकि आपको डाटा को हेल्प मिले कि उसको किस तरीके से एनालाइज किया सके। उसके बाद डिसाइड करना है कि आपका मेजरमेंट सिस्टम वो क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब MSA GRR स्टडी वगैरह आप करते हो, यानी आप जिससे मेजर कर रहे हो वो क्वालिफाइड MSA होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही फेल हो और आप उससे मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए तो आप हमेशा स्पेशल कॉज के अंदर ही आएंगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक्सेल शीट पे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या करना है बेसिक्स में। तो पहला स्टेप जो हमारा है कि अप्रोप्रिएट मेजरमेंट किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ट है, ये चार्ट हमें बताएगा कि किस तरीके का कंडीशंस पे हमें काम करनी है या फिर हम किस टाइप के डाटा को कलेक्ट करना है। पहला स्टेप तो हमारा ये हो कि डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक टू बी चार्टेड, कैसा आप चार्ट देखना चाहते हो और बनाना चाहते हो। तो यहाँ पहला है कि आपका डाटा क्या है, वेरिएबल है या नो वेरिएबल नहीं है। तो जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे लिए वेरिएबल डाटा है। जब वेरिएबल डाटा नहीं होगा, एट्रीब्यूट डाटा के लिए हम इस कंडीशंस पे चले जाएंगे, यानी उस कंडीशन में हमें PNP का चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, हम जो सिंपली ऑलमोस्ट सेम सभी इंडस्ट्रीज़ में जो कॉमन है या इजी टू कंप्यूट है, जो समझने के लिए आसान होता है SPC में, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर आपके साथ स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए। तो हमारा जब डाटा वेरिएबल होगा तो हमें पता है कि हमें जो मेज़र करना वो डाटा वेरिएबल ही है। तो उसकी कंडीशन के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा डाटा क्या है कि होमोजीनियस इन नेचर है या कुछ वैसा है, केमिकल है या फिर बैच है जिसको हम कंप्यूट नहीं कर पाए, मतलब मेज़र नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास केमिकल या फिर पेंट या फिर होमोजीनियस नेचर होगा तो XMR चार्ट का यूज कर सकते हैं इसमें कंट्रोल चार्ट्स के लिए। और मान लीजिए हमारा होमोजीनियस नेचर में नहीं है तो हम जाएंगे सब ग्रुप जो कि हमारा कन्वेंशनली कंप्यूटेड हो, नो के अंदर में, कि क्या हमारा जो है, जो भी डाटा हम लेंगे या फिर जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो डाटा यूज़ हो रहा है वो इजीली कंप्यूटेड है कि नहीं, मतलब वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यस में हम जाएंगे। तो सब ग्रुप साइज हमारा क्या होना चाहिए, 9 और
उससे ज़्यादा, उस कंडीशन को समझेंगे। इफ़ इज़ द सब ग्रुप साइज 9 और मोर, अगर हमारा सब ग्रुप साइज 9 से ज़्यादा है तो हम एक्स बार एस चार्ट को यूज़ करेंगे, और इससे कम है सब ग्रुप साइज तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इज़ देयर एबिलिटी टू कन्वेंटली कंप्यूटेड फॉर इच सब ग्रुप। ठीक है, कि हम हर एक सब ग्रुप को ईजिली मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसमें यस करेंगे, तो एक्स बार एस चार्ट में जाएंगे, और हर सब ग्रुप को हम ईजिली कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो एवरेज और रेंज चार्ट यानी एक्स बार आर चार्ट में जा सकते हैं। तो हम इस कंडीशन के बाद इस चार्ट को इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब ग्रुप साइज है वो लेस देन 9 होगा, यानी हम 5 सब ग्रुप का एग्जांपल में यूज़ करेंगे तो उससे बनाएंगे तो हम एक्स बार इस चार्ट को बनाएंगे। और जनरली इसको एक डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार एस चार्ट, जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। सो इस कंडीशन को समझने के साथ ये अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि कौन सा चार्ट को यूज़ करना है। तो सपोज़ हम सब ग्रुप लेस देन 9 यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे एक्स बार आर चार्ट को। तो उसके बाद हमारा क्या है कि अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। जैसा कि फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा कि ये एक बेसिक सा एसपीसी का एक्सेल फॉर्मेट है, ये आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगी, चेक करेंगे तो उसको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि पार्ट नेम, पार्ट नंबर, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके स्टैंडर्ड क्या लेने हैं, मेज़र क्या करने हैं हमें यहाँ पे, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और ऑपरेशन क्या है उसका, मशीन किस पे हो रही है, या फिर लिस्ट काउंट क्या है, सप्लायर और डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डाटा कलेक्शन वाले एरिया में आ जाएंगे नेक्स्ट पे। तो डाटा कलेक्शन वाले एरिया में क्या है कि मेज़रमेंट टाइम, यानी हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि कितनी देर के बाद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। 15 मिनट में करना है या फिर 1 आवर में करना है, या फिर आपका जिससे आपको अपनी प्रोसेस का एनालिसिस करने में हेल्प मिले, या आपका सपोज़ कि प्लान क्या होता है एक पार्ट को रनिंग करने के लिए, एक पार्ट की लीड टाइम क्या होती है, उससे आप चेक कर सकते हो। तो आप मिनिमम टू मिनिमम अगर कोई पार्ट आपका रनिंग होता है 5 डेज 7 डेज तो आप 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी लेकर के आप इजीली जज कर सकते हो अपने प्रोसेस को कि आपका प्रोसेस क्या होता है। और लॉन्ग टर्म चल रहा है वो पार्ट सर्विस तो आप 1 डे का ले लो, उसमें आपको अच्छा थोड़ा सा डाटा क्लियरिटी मिलेगा कि आपका प्रोसेस क्या है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट टाइम को डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ये 1 to 20 डाटास को हमने लिया है, यानी 20 ग्रुप्स को लिया है एज़ पर रॉ के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ कि रॉ के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 to up to 20 डाटा को लिया, यानी 100। और इस साइड से सब ग्रुप क्या है हमारा 5 हो गया, x1 2 3 4 5 सब ग्रुप क्या हमारा 5 हो गया, और जो ग्रुप हो गया हमारा यहाँ पे 20 हो गया। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों, इसको मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सिर्फ कैलकुलेशन में फ़र्क होगा और कुछ नहीं है। तो इजी होने के लिए हम यहाँ पे सब ग्रुप साइज़ को कम लेते हैं और ग्रुपिंग को, अगर इस तरीके से देखा जाए रो में और कॉलम में सिर्फ काउंटिंग का फ़र्क है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चीज़ों को बस खाली समझने वाला है कि छोटी छोटी पॉइंट्स है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ये बेसिक डिटेल्स के लिए यहाँ पे सिंपली आप समझ लो कि आप रॉ वाइज ले रहे हो तो रॉ के लिए ये 20 ग्रुप्स हो गए और उस ग्रुप के अंदर 5 सब ग्रुप्स हो गए। ईजिली टू आपको समझने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ तक आपने ये 20 डाटा को कलेक्ट किया एज़ पर अपने टाइम पीरियड के अनुसार। अब यहाँ करने के बाद इसमें आपका जो यूएसएल और एलएसएल जो कि मतलब आपको कस्टमर के थ्रू डिसाइड होगा, जो क्या उसको किस पार्ट का अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड लेना जो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसका क्या यूएसएल और एलएसएल होगा यहाँ पे पुट करना है। तो इस पुट करने के बाद हमें क्या करना है कि अपने चार्ट के बाद इतना सारा आपने डाटा फिल कर दिया, अब हमें हिस्टोग्राम की तरफ जाना है। तो हिस्टोग्राम का यहाँ पे मैं डाटा आपको बताऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि हिस्टोग्राम को जो टोटल ये सारे कैलकुलेशन है मैंने ऑलरेडी अपने हिस्टोग्राम के वीडियो में डाल रखा है,
और वहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें किस तरीके से निकलती है आप लोग वहाँ से जाके समझ लें। और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक से कैलकुलेशन है। यहाँ से हिस्टोग्राम का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। और यहाँ से कैलकुलेशन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि इस टेबल में हमारा क्या है, ये एक D2 टेबल है जो कि एक SPC के स्टैंडर्ड में ये दिया जाता है, ताकि आपको कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल चार्ट्स में जो फार्मूलेज होते हैं उसको आप कांस्टेंट के थ्रू यूज कर सकते हो, अगर आपका सब ग्रुप साइज के अनुसार या सैम्पल साइज के अनुसार क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ के आने के बाद अब हम देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से एनालाइज करना है, कि डाटा वाटा हमने कलेक्ट कर लिया, यहाँ से सारा कुछ आ कि आपका चार्ट वगैरह ऑटोमेटिक एक्सेल में प्रिपेयर हो जाएगा। डाटा प्रिपेयर होने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपका कोई भी जो नंबर ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स नहीं होना चाहिए रेंज चार्ट में। ठीक है, रेंज में चेक किया जाएगा कि कितने आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं रेंज चार्ट में, आप यहाँ चेक करोगे। और कैसे चेक करोगे, किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, ये आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो आपका ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आउट ऑफ स्पेक है और कितने नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि ये डाटा USL LXL आपका जो कंट्रोल चार्ट्स में होता है, ये डाटा कैलकुलेट हो करके यहाँ पे CP और CPK की वैल्यू मेज़र हो जाएगी। और आपका जो CP CPK में जो लेस देन होगा, जो कम से कम होगा CPK, उसको यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको अगर समझनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। यहाँ सिर्फ मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि एक्सेल में आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं, और इंटरप्रिटेशन बताऊँगा कि इस रेंज चार्ट में या फिर आपको कहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम SPC को हमको किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि CP CPK निकलने के बाद जैसे यहाँ पे 2.267 आ गया, तो आपका ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हिस्टोग्राम से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ट्रेंड या आपका जो स्पेसिफिकेशन रेंज है जो कस्टमर के थ्रू दिया गया है उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये CP CPK की वैल्यू क्या बताती है, आप मेरे SPC के टोटल वीडियोज़ या फिर आप लिंक में जाके चेक करेंगे तो मिल जाएगा, इसको समझिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है इसको। तो चलते हैं अपने PPT की तरफ। तो PPT में हमें देखना है कि इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है रेंज के चार्ट में। तो टेस्ट में हम चेक करें कि सपोज यहाँ पर ये हमारा ABC जोन है, यानी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा प्लस ऊपर 3 सिग्मा 3 नीचे। इसको हम जोन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिए और कुछ भी नहीं, ABC। तो टेस्ट 1 में हम देख रहे हैं कि एक जो है पॉइंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई लार्जर चेंज हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ये नहीं कि मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ उससे समझेंगे कि एक पॉइंट USL और एक पॉइंट LSL किसी साइड भी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, तो उसके पीछे हमें क्या समझना चाहिए कि स्पेसिफिक कोई स्पेशल काउजेज़ वहाँ पर जनरेट हुई है। तो उस स्पेशल काउज को हमें इमीडिएट एक्शन लेके उसको कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, स्पेशल काउज़ों की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि 9 पॉइंट्स जो है एबव में टेस्ट 2 में, कि सेंट्रल लाइन से आपकी मतलब मीन से ऊपर हो सकती है और नीचे हो सकती है किसी साइड से। तो इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो मीन है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। प्रोसेस का जो मीन है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि 6 पॉइंट इन ए रो स्टेडली इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम जब डाटा कलेक्ट हो रहा है हमारा, तो ऑटोमेटिक यह जो ट्रेंड है ये अप जा रहा था फिर डाउन नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई यहाँ पर मेजर मैकेनिकल वियर एंड टियर हो सकता है, या फिर कोई हार्ड हो सकता है वर्किंग यहाँ पे, मतलब हार्ड चेंज होना, मतलब ऐसा मेजर क्रिटिकल चेंज होना जो कि पार्ट और प्रोडक्ट के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ ब्रेक डाउन होने के चांसेस है, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए और अपने जो प्रोसेस है उसमें जाकर इंस्पेक्शन करनी चाहिए अच्छे तरीके से।
तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं। फोर्थ क्या है कि रैंडम जो पॉइंट्स हैं वो आपके मीन के अल्टरनेट ऊपर नीचे जाते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि हम इससे क्या समझते हैं कि ओवर एडजस्टमेंट हो सकती है, जिसे हम ज़बरदस्ती एक प्रेशर में या फिर एक सेटिंग में रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन हो सकता है, या मशीन टू मशीन वेरिएशन हो सकता है। उसके बाद क्या है कि 2 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स इन ए रो और सेम जोन ए और बी, मतलब 2-3 पॉइंट हैं जो अप एंड डाउन ए और ए जोन में, मतलब -3 और +3 सिग्मा के लाई कर रही है, उस जोन में लाई कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हायर वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, हमारा चांसेस बन रही है कि वहाँ पर क्रॉस कर जाए, मतलब हमारा जो है वो रेंज से इस यूएसएल और कंट्रोल लाइन से वो बाहर जाने के चांसेस है, यानी यहाँ पर चांस है कि स्पेशल काउज होने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। जब आप एसपीसी स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक हो जा रहा है, आपको पता चल जा रहा है कि अब हमारा पार्ट रिजेक्ट ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे उसको कंट्रोल कर लोगे, यानी अपने प्रोसेस को चेक करके ठीक कर लोगे। सेम इसी तरीके से आप 6th कंडीशन में भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स जो है इन ए रो में है, सेम जोन बी में और अप्लाई हो रहा है। ये बी जोन में है आधे पॉइंट और इस जोन में बी शिफ्ट हो गया। यहाँ भी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो आधे से आधा पार्ट है वो साइड टू साइड, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आपको बता रहा है कि स्पेशल काउज होने का अलर्ट मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके का डाटा को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 15 पॉइंट्स इन ए रो इन ए जोन सी एबव एंड सेंट्रल लाइन, मतलब आपका सेंट्रल लाइन से नियर अबाउट आपका चलते रहेगा, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। और इसमें क्या आपका ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि आपका सब ग्रुप जो है लार्जर कंपेयर हो रहा है, या बिटवीन वेरिएशन में जो पुराने इनकरेक्ट लिमिट्स हैं। तो अकर होने के चांसेस क्या है कि सब ग्रुप साइज के अंदर में जो ज़्यादा वेरिएशन होते हैं उसको वहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पे जो डाटा पॉइंट्स है वो क्या हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, आप एक बार चेक करो कि वहाँ पर क्या जो है उसमें प्रोसेस में, या फिर जो भी आपका पैरामीटर्स चल रहे हैं या कंडीशंस हैं उसमें क्या छेड़छाड़ की जा रही है, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर आपको चेक करना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है कि आपको जो डाटा मिल रहा है वो सही तरीके का लिमिटेड डाटा मिल रहा है, मतलब आपको जो एक्चुअल डाटा आना चाहिए उसमें कुछ गैप है। तो और लास्ट कंडीशन क्या है कि 8th पॉइंट हो रहा है यहाँ पे कि इन ए रो बोथ साइड सेंट्रल लाइन और नन इन जोन सी, मतलब जोन सी का क्या है कि कोई रैंडम बन रहा है, कभी ए बी सी डी इस तरीके से जोन में शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ओवर कंट्रोल के कंडीशन बनते हैं, मिक्सचर के ज़्यादा चांस बनते हैं, और 2 अलग अलग तरह के प्रोसेस जो हैं वो एक ही जगह कंडीशन से बन रहे हैं। तो इस तरीके से अपने डाटा को एनालाइज करने का आपको एक तरीका, एक रास्ता बताया, जिससे आपको एसपीसी के अंदर अपने प्रोसेस को स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। अब इसका ये समरी है, आप लोग इसको पढ़िएगा। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं समझाऊँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट को स्टडी करने के लिए मिलेगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगा इससे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये थोड़े कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एसपीसी में, कि जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा, आर चार्ट से हमें देखनी है फर्स्ट में, ताकि आपका जो रेंज है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा कि आपका प्रोसेस कितना फैला हुआ है, या फिर कितने स्प्रेड में, या फिर किस जगह पे लाई कर रही है, या कहाँ पे स्पेशल काउजेज हैं, वो आपको किस तरीके से ख़त्म करनी है। ठीक है। इसके बाद हमारे जो भी कंट्रोल्स हैं उसको किस तरह से रिकैलकुलेट करनी है। जैसे कि अगर हमारा कंट्रोल चार्ट्स में है कि अगर हमें मिलता है कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे हमें रिकैलकुलेट करके लिमिट में लानी है, ये सारी बातें इसके अंदर मैंने लिखी है। अगर
कुछ भी लग रहा है तो हमें डिस्कार्ड करके दोबारा से उसको स्टडी करनी है, दोबारा से डाटा कलेक्ट करके लेना है। अगर हमें लगता है कि 50% से जो डाटा ख़राब आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट उसका कुछ सही नहीं मिल रहा, मतलब उसका कोई ट्रेंड पता नहीं चल रहा, तो हमें रीकैलकुलेट करके उसको कंट्रोल करना है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि हम यहाँ पे PPAP के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर करें, जो समझना चाहते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है और हिंदी में, और आशा करूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। और अधिक से अधिक जानने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। और स्पेसी के सारे वीडियोस, हिस्टोग्राम्स के सब कुछ के वीडियो अब मैंने डाल रखे हैं, आप स्टडी करते रहिए। और किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो समझ में नहीं आ रही, जैसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है, तो उन पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी इन द सेंस कि उसको बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑफिस भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें और देखिए, समझिए। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में क्लियर करूँगा, या फिर जैसा भी होगा आप लोगों को क्लियर करूँगा। थैंक यू।